एक तरफ हैं कई गैंग रेप, कोर्ट में संघर्ष में बीते 30 साल और पीड़िताओं को मिला जिंदगी भर का ट्रॉमा, और दूसरी तरफ खड़े हैं पावरफुल लोग। दिस इज द अगली स्टोरी ऑफ फॉरगॉटन रेप्स इन द होली सिटी ऑफ अजमेर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति यादव और साल 2022 में मैं अजमेर गैंग रेप केस की पीड़ित महिलाओं की ये बेहद ट्रॉमेटिक और मुश्किल कहानी आप तक पहुंचाने के लिए एक मिशन पर निकली थी। मेरे जहन में कई सवाल थे। इस देश में गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध में न्याय पाने में 3 दशक का लंबा वक्त क्यों लगता है? कैसे पावर, राजनीतिक संरक्षण और पेट्रियार्की का टॉक्सिक मिक्सचर महिलाओं के न्याय के संघर्ष को कमजोर करता है? एक साल में मैंने पीड़िता, गवाह, पुलिसकर्मी और आरोपियों को ट्रेस करने का चुनौतीपूर्ण काम शुरू किया था। कई दिनों की तलाश और इन सभी स्टेक होल्डर्स को संवेदनशीलता के साथ कन्विंस करने के बाद ये कहानी मैं आप तक लेकर आ पाई। एक साल बाद मैं आज फिर से अजमेर में खड़ी हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि ये केस एक बार फिर पॉलिटिकल थिएटर में तब्दील हो चुका है, जैसा ये 1992 में हुआ था। अब जेंडर जस्टिस का मामला बैक सीट ले चुका है, क्योंकि अब इसे लोग धर्म के लेंस से देख रहे हैं। इस पर एक वेब सीरीज और फिल्म के आने की बात भी हो रही है। तो पीड़िताओं द्वारा अपनी प्राइवेसी और मानसिक शांति, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से हासिल किया था, खत्म होने की कगार पर। अब हम तो गरीब इंसान हैं, हम तो डरते हैं। जो हो गया वो हो गया, क्या करना है अभी? जिंदगी खत्म हो गई है। गरीब है ना तो डरते हैं इज्जत के मारे। ये 90 के दौर के शुरुआती साल थे। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने देश में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए थे। बदलती हुई अर्थव्यवस्था के संकेत अजमेर जैसे छोटे शहर में भी दिखाई देने लगे। शहर के नए अमीरों की पहचान उनके घरों में लगे डिस्कनेक्शन, कारों, एचडी और जावा की बाइक से होने लगा। अजमेर में हर कोई जान रहा था कि इस केस के मुख्य आरोपी कौन हैं। ये थे दरगाह के खादिम परिवारों से आने वाले 2 नौजवान, नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती, और इन दोनों का एक गैंग। और इनके पास थी दरगाह के नाम पर मिलने वाली इजी मनी, सोशल इन्फ्लुएंस और यूथ कांग्रेस के पदों से मिलने वाला पॉलिटिकल क्लाउड। उस दौर के लोग इस गैंग को खुली जीप, एम्बेसडर और फिएट कारों में घूमने की वजह से जाना करते थे। जब मई 1992 में इस केस की परतें खुली तो आगे चलकर इस गैंग के 18 लोग स्कूली छात्राओं की न्यूड फोटो लेने, उन्हें ब्लैकमेल करने और गैंग रेप करने के मामले में नामजद किए गए थे। सालों तक इस केस का मुख्य आरोपी फारूक कोर्ट के ट्रायल से ये कहकर बचता रहा कि वो मेंटली अनस्टेबल है। आखिरकार 2007 में जब सेशंस कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसकी सजा को कम करते हुए उसे रिहा कर दिया। इस केस का दूसरा मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती जमानत पर बाहर है। 31 साल से चली आ रही इस केस की ट्रायल की त्रासदी ये है कि अब इस केस से जुड़ी पीड़िताएं कोर्ट में ना आकर अपनी प्राइवेसी चाहती हैं। तो उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? मैं टेप लेकर जा रही थी। कैलाश सोनी को मैं जानती थी, पड़ोसी था हमारा। मेरी उस टाइम 18 साल उम्र थी। किशनगढ़ बाबा के यहाँ मैं झाड़ा लेने जा रही थी। कैलाश सोनी ने मुझे बोला कि मुझे कैसेट दो सुनने के लिए, तो वो खंडर में मुझे लेकर गया। उधर 8-10 लोग पहले से बैठे थे। मेरे हाथ पैर बांध दिए और फिर मुंह भी बांध दिया। मेरे साथ गलत काम किया। मैं तो उस वक्त ये समझती भी नहीं थी। मेरी नंगी फोटो भी ली। फिर शाम को 3-4 बजे छोड़ा। 200 रुपये भी दिए कि लिपस्टिक पाउडर ले लेना। मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। मुझे डराया, धमकाया और कहा कि तुम ये बात किसी को बताओगी तो कटार से तुम्हारे भाइयों को खत्म कर देंगे। अदालत के दस्तावेज और पीड़िताओं के बयान अजमेर के फॉय सागर रोड पर बने एक बंगले, पुष्कर रोड पर बने एक रिजॉर्ट और हटुंडी में बने एक पोल्ट्री फार्म के बंद दरवाजों के पीछे हो रहे ब्लैकमेल और गैंगरेप की एक घिनौनी तस्वीर पेश करते हैं। इसकी शुरुआत 1990 में ही हो गई थी, जब सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को कांग्रेस में पद और गैस कनेक्शन दिलाने के नाम पर उसके ही दोस्त ने नफीस और फारूक से मिलवाया। वो सबसे पहली लड़की थी जिसे नफीस और फारूक कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के नाम पर हटुंडी पोल्ट्री फार्म लेकर गए।
नफीस ने सबसे पहले उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू की गई। उस लड़की पर दबाव बनाया गया कि वो दूसरी लड़कियों को लेकर आए वरना उसे बदनाम कर दिया जाएगा। उस छात्रा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मैनिपुलेट करना शुरू किया जो सावित्री कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई करती थी। स्कूल कॉलेज आने जाने के दौरान उसने अपने 5 मुंह बोले भाइयों के बारे में बताया। फिर उसने एक पोल्ट्री फार्म पर होने वाली एक फैमिली पार्टी के बारे में भी हिंट ड्रॉप किया। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों के माता पिता ने भी जाने की परमिशन दे दी। कोर्ट में दिए गए अपने बयानों में दूसरी पीड़िता ने बताया है कि जब वो पोल्ट्री फार्म पहुंची तो वहां कोई परिवार मौजूद नहीं था, बल्कि ये पोल्ट्री फार्म एक सुनसान जगह पर बना था। आरोपी इशरत और नफीस वहां पहले से मौजूद थे। उस दिन इशरत ने पीड़िता के साथ रेप किया और ये धमकी देते हुए घर छोड़ा गया कि आगे जब भी उसे बुलाया जाएगा उसे आना पड़ेगा, और ये हुआ भी। अगले 8 महीने तक उसके साथ 25 बार 9 लोगों ने गैंगरेप किया। उसके गैंगरेप की नग्न तस्वीरें खींची गई। उन तस्वीरों के दम पर उसे अपनी किसी सहेली को लाने के लिए मजबूर भी किया गया और वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को लेकर गई, और ऐसा करते करते दर्जनों लड़कियों की एक लंबी फहरिस्त बन गई। हम अजमेर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ड्राइव करके हटुंडी नाम के इस गांव में आए हैं जो पोल्ट्री फार्म्स का एक हब है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो कभी क्राइम सीन हुआ करता था। ये सलीम नाम के एक अक्यूज्ड का पोल्ट्री फार्म है, और जो पीछे आप ये रहने की व्यवस्था देख रहे हैं, इधर ही बहुत सारी विक्टिम्स को लाया गया और कई बार उनके साथ गैंग रेप यहाँ पर हुआ। उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। जयपुर से सीआईडी की एक क्राइम ब्रांच की टीम को इस केस की जांच के लिए भेजा गया। तत्कालीन इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव और एडिशनल एसपी जनार्दन शर्मा ने लगभग 6 महीने तक अजमेर में कैंपिंग कर पीड़िताओं की पहचान की। उस दौर में 6-7 लड़कियों की सुसाइड केसेस ने भी इस केस की जांच को और अधिक संवेदनशील बना दिया। जांच अधिकारी ना तो कभी स्कूलों में पूछताछ करने गए और ना कभी किसी के घर। सबसे पहली पीड़िता को उन्होंने अजमेर शहर की किसी गली में घूमते हुए देखा था। धर्मेंद्र यादव बताते हैं कि सीआईडी कुल 35 लड़कियों को ट्रेस कर पाई थी, जिसमें से महज 16 लड़कियों के बयान ही विक्टिम के तौर पर चार्जशीट में शामिल किए गए। इन 16 लड़कियों में से भी आगे चलकर ज्यादातर पीड़िताएं कोर्ट में हॉस्टाइल हो गईं। प्रिंसिपल उस समय सुधा जी थी और कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सचेत थी, बहुत सावधान थी। और उन्हें जब ये पता चला कि ये जो अश्लील छायाचित्र कांड है इसमें सोफिया की, सावित्री की गर्ल्स भी इन्वॉल्व रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने फिर बहुत अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। हाँ, कॉलेज की प्रवक्ताओं की कई मीटिंग्स भी बुलाई उन्होंने, और यहाँ तक कि जो गेट पर चौकीदार हमारे रहते थे उनको विशेष रूप से सावचेत किया गया कि आप लोग ये देखें कि कॉलेज के गेट पे कौन सी लड़की कितनी बार बाहर जा रही है और कौन से नंबर की गाड़ी में वो बैठती है। इस चीज़ को नोट करने के लिए उनसे कहा गया। अच्छा, जो टीचर्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया था इसमें कि आप लोग ये ध्यान रखें, उनमें हम भी शामिल थे, तो हमें भी ये कहा गया कि आप चौकीदार से ये पूछिए कि आज कितनी गाड़ी यहाँ पर आई और कौन सी लड़की है जो वहाँ गई। इसको कुल मिला के पूरे शहर के अंदर एक खौफ का वातावरण था, बहुत खौफ हो गया था, दहशत। माता पिता आए किसी के? हाँ, बिल्कुल आते थे, माता पिता आते थे, बिल्कुल आते थे। क्या सवाल? हम लोग ये सवाल ये पूछते थे अटेंडेंस को लेकर के, अटेंडेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, हम तो हमारे तो प्रिंसिपल हमसे रजिस्टर मंगा देती थी। जैसे लोग अजमेर की लड़कियों से का रिश्ता करने में लोग कतराने लगे, पता नहीं किस कॉलेज की है, पढ़ी हुई कहाँ की है, वहाँ तो ये कांड हो गया। अगर जेंडर के उससे होती, परिप्रेक्ष्य से होती तो न्याय मिलता उनको। 31 साल बाद भी इस केस में न्याय मिलने की कोई आस नज़र नहीं आती। द प्रिंट ने इस केस की 2 अहम पीड़िताओं से बात की। वो कहती हैं कि इस केस से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और इसलिए पुलिस के तमाम समन आने के बाद भी वो कोर्ट नहीं आती हैं। इस केस के खुलने के बाद वो अपने शहर बदल चुकी हैं, अपने घर बदल चुके हैं, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी।
वर्तमान में जो पीड़िताएं आ रही है वो दादी और नानी बन चुकी है। तामिल होता है, उस संबंध जिस दिन से तामिल होता है उस दिन से वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाती है। वो बार बार जो है उसके साथ पहले जो गुजरी हुई ये चीज़ें वो सारा का सारा उसको मेंटली कहीं न कहीं दुखी तो निश्चित रूप से कर ही रहा है। फिर वो यहाँ जब आती है तो वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जलाती है, आप हमको बार बार क्यों बुला रहे हो, आपके इस बुलाने की वजह से हमारा घर खराब हो रहा है, हम बिल्कुल दुखी हो रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या जवाब दें। और कई बार तो वो रोने लग जाती है और हमारे को ये भी बताती है कि आप हमारा बार बार क्यों तंग कर रहे हो, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, 30 साल हो गए। इस केस में दर्जनों विटनेसेस की गवाही कराने वाले एसएचओ बताते हैं कि जब जब कोई पुलिस वाला किसी पीड़िता के घर गया तो उनके वर्तमान जीवन में उथल पुथल लेकर ही गया। साल 2005 में जब एक पीड़िता कोर्ट में तीसरी बार बयान देने आई तो उसने घर जाकर आत्महत्या का प्रयास किया। ऐसे में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है, पीड़िताओं को कोर्ट तक लाना और उनके जीवन को तहस नहस ना करना। इसी बात को आधार बनाकर इस केस के सरकारी वकील वीरेंद्र राठौड़ ने जनवरी 2022 में पोक्सो कोर्ट में एक अपील दायर की थी। एप्लीकेशन में लिखा था कि चूंकि पीड़िताएं कई बार अपने बयानों में अपने आरोपियों की पहचान कर चुकी हैं तो उनके पुराने बयानों के आधार पर ही वर्तमान में चल रही 6 लोगों के खिलाफ ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। सिटिंग जज रंजन सिंह का इस एप्लीकेशन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस केस को लेकर कई सारे दावे और फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं। टोटल नंबर ऑफ विक्टिम्स, टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स और आरोपियों व पीड़िताओं का धर्म, कोर्ट के दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि 250 लड़कियां थी, 1000 लड़कियां थी, एग्जैक्ट नंबर क्या था? एग्जैक्ट नंबर क्या था ये तो हमें नहीं पता, जो रिकॉर्ड में है उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितना है। रिकॉर्ड में तो इसमें 16 जो है वो बताई गई है, 16 विक्टिम्स हैं जी। तो ऐसे कोई 15-20 सुसाइड नहीं है, लेकिन ऐसे 7-8 सुसाइड अवश्य रहे हैं जिनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा किसी को नहीं क्लियर है। हिंदू मुस्लिम दोनों थे। और जो अक्यूज्ड हैं वो किस धर्म के थे या सब? एक्यूज भी हिंदू मुस्लिम दोनों थे। तो क्या इस केस की चार्जशीट और सजा हुई वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के एक्यूज जो थे, दोनों धर्मों को मानने वाले, उनको सजा हुई है। अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल केस रिलीजियस रीच, पॉलिटिकल पैट्रनेज, इम्प्यूनिटी और स्मॉल टाउन ग्लैमर का एक घातक मिश्रण था। 31 साल बाद भी इस केस का किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाना काफी दूर लगता है। दी प्रिंट के लिए अजमेर से ज्योति यादव, मनीषा मंडल के साथ।